सॉरी फॉर दैट। ओके, तो आज हमारी 3 दिवसीय कार्यशाला का दूसरा दिन है और जैसे कि कल आपने मिलेट्स के बारे में जो बेसिक जानकारी थी, वो अनुपमा मैम से सीखी थी और कल उन्होंने हमें एक छोटा-सा हिंट दिया था कि वो आज हमें गट माइक्रोबायोम के बारे में बताएँगी, जो पेट का हमारा पारिस्थितिकी है बेसिकली। तो उसके बारे में वो हमें बताएँगी और उसके बाद वो एक रेसिपी हमें सिखाएँगी, जो कि एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने बना के दी है और इस सेशन के अंत में फिर हम क्वेश्चन आंसर आपके लेंगे। तो मैम मैं और समय नष्ट ना करते हुए आपको ये माइक हैंड ओवर करती हूँ। अनुपमा मैम। थैंक यू दीपिका। सबका स्वागत है आज के सेशन में और नमस्कार। आई होप आप सब एनर्जेटिक हैं आगे का सुनने के लिए। और दूसरी बात ये कि मैंने एक गेस्ट को यहाँ बुलाया है, नव प्रभात करके। नव प्रभात, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। तो स्पेशली रुचि मैम, मेरी इनसे आज ही इनके बारे में मुझे पता चला। ये टिहरी में ये एक युवक है, युवा, बिल्कुल फ्रेश ब्लड जो है, यंग ब्लड जिसको बोलते हैं। ये टिहरी में क्या कहते हैं, मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं और लोकल खेती को उन्होंने इन्वॉल्व किया, वहाँ की विमेन को और लोकल लोगों को, जस्ट टू प्रमोट द लोकल ग्रेन्स एंड ऑल। मैंने आज इनको यहाँ पे सिर्फ इसलिए इन्वाइट किया कि हमको सुन सके और आप सब लोगों को जान सके। नवप्रभा जी, नवप्रभा जी, ये रुचि मैम है, ये ही है जो गंगा प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेटर है और ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में एक बहुत सीनियर पद में वैज्ञानिक है। इन्हीं का ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम सब लोग जुड़े हुए हैं। तो हेलो मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं उनसे? हेलो रुचि मैम। पूछी थी कहाँ पे बेस्ड है नवप्रभा जी? तो हम लोग मैम टिहरी में काम कर रहे हैं, बिलंगना ब्लॉक। मैं बाद में बात करती हूँ, मेरे कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, आप चलिए आगे। नव भारत जी, हम आखिर के सेशन में जो क्वेश्चन आंसर होगा आपसे बात करेंगे और अगर आज नहीं होगा तो कल हमारे पास काफी टाइम है, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे आप क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप बने रहिए इस मीटिंग में। ऑल राइट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आशीष, कहाँ हैं आप हमारे सारथी? हेलो आशीष। हाँ मैम बोलिए। आशीष, यू कैन स्टार्ट दैट गट माइक्रोबायोम का स्लाइड शो। ओके मैम। ये आपने लास्ट वाला दिखा दिया। हाँ। हाँ, तो आप सब लोग को स्क्रीन में दिख रहा है ये? आप तो लोग म्यूट हैं, आई एज्यूम कि दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम आज गट माइक्रोबायोम के बारे में बात करेंगे। दीपिका ने कुछ बड़ा शुद्ध हिंदी का वर्ड प्रयोग किया जो मुझे नहीं मालूम है, शायद आपको समझ आ गया होगा कि माइक्रोबायोम का हिंदी वर्ड क्या है। पर मैं आपको आज का थोड़ा प्रेजेंटेशन थोड़ा बायोलॉजिकल साइंटिफिक है, पर मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। हाँ मैम। तो क्या है ये गट बायोम? ये माइक्रोबायोम की जो हम बात करते हैं, ये है क्या माइक्रोबायोम? क्या है कि हमारे पूरे शरीर में बाहर अंदर, शरीर के अंदर बाहर हर जगह जो है छोटे छोटे कीटाणु जैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक, जो कि सिर्फ हमको माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। वो हमें नेकेड आइज से नजर नहीं आते, हमारे आंखों से हमको नजर नहीं आएंगे। और हमारे पूरे शरीर में जो है 100 ट्रिलियन, मतलब 100 खरब इस तरह के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, और ऑल ओवर बॉडी में है ये हमारे, जिसमें कि 85% तो गुड हैं और 15% पैथोजेंस होते हैं। ये 15% पैथोजेंस हम इनको लिए बोलते हैं क्योंकि ये बीमारी फैलाने वाले होते हैं। पर क्योंकि हमारे पास ज्यादा 85% अच्छे हैं, तो ये 15% ज्यादातर अपना कुछ काम कर नहीं सकते हैं, चुपचाप रहते हैं, क्योंकि 85% इसको कंट्रोल करने के लिए होते हैं हमारे पास।
और इसमें से जो ये 100 ट्रिलियन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मैं इनको एक शब्द दूंगी, एक तरह का जीव जंतु, ये जीव है हमारे शरीर में। तो ये जो जीव है हमारे शरीर में, इसकी मैक्सिमम डेंसिटी, घनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी इसकी होती है हमारे गट में। ओके, योर स्लाइड इज गॉन। हाँ मैम, आगे। हाँ, मैक्सिमम डेंसिटी उसकी होती है हमारे गट में। गट माने हमारी आंतें। जैसे आपको उस पहली तस्वीर से पता चल गया होगा, आंत जो हमारा इंटेस्टाइन जो होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसमें ये होता है। और ये इतने घने होते हैं वहां पर, इतने घने होते हैं कि कहते हैं कि अगर आप इनको इकट्ठा कर दो तो इनका वजन 2 किलो के करीब होगा। आप सोचिए, जो चीज हमें आंख से नहीं दिखती है, अगर हम उसको इकट्ठा करके 2 किलो कर दें तो कितने ट्रिलियंस होंगे वो। तो मैक्सिमम घनत्व इसका हमारे जो है गट में है। मतलब ये कहा जाता है कि इसका जो घनत्व इतना ज्यादा है कि धरती में कहीं पर भी उतने एरिया में इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते। आप कहीं बाहर अगर इतने से एरिया में कोशिश करो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिनने की, तो जितना डेंसिटी इनकी हमारी गट में है और कहीं नहीं है। तो अभी तक साइंटिस्ट लोगों को इसका मतलब फंक्शन इतनी अच्छी तरह पता नहीं चला है। अभी भी ये इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना, जैसे हमारी जैव विविधता है ना कि जितना जानो उतना ही कम, वैसे ही इनकी भी हालत है। तो गट बायोम को साइंटिस्ट और डॉक्टर बोलने लगे, एक ऑर्गन बोलने लगे। वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में हो सकता है हम इसको एक अंग बुलाएं, अपने आप में एक अंग बुलाएं जो कि हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन करता है। तो और ये जितना डाइवर्स होगा, डाइवर्स माने जितनी विविधता इसमें होगी, ये उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक उसी तरह जैसे हम जैव विविधता बाहर की बात करते हैं, हमको पौधे भी चाहिए, कीड़े भी चाहिए, बड़े पेड़ भी चाहिए, छोटे पेड़ भी चाहिए, छोटे जानवर चाहिए, बड़े जानवर चाहिए, ऐसे ही हमें इनकी विविधता अपने गट में चाहिए। गट माने आंतों में चाहिए। जितना डाइवर्स होगा उतनी हमारी आंतें स्ट्रांग होंगी, मतलब उतना हमारा सिस्टम स्ट्रांग होगा। और इसकी एक और चीज खास बात है, ये यूनिक है फॉर ईच, ये हम सब के लिए यूनिक है। जैसे फिंगरप्रिंट होते हैं ना, हम सबके अलग अलग होते हैं, एक ही परिवार के हर बंदे के अलग अलग फिंगरप्रिंट होते हैं। ऐसे ही हमारा गट माइक्रोब यूनिक है। जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है, जो मेरे अंदर है वो मेरे बच्चों के अंदर नहीं है, जो मेरे बच्चों के अंदर है वो उनके पिता के अंदर नहीं है, फैमिली में वो सेम नहीं है। तो ये हमारे फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं। और ये हमारे शरीर में आते कहाँ से हैं? जब ये हमें अपनी माँ से मिलते हैं, जब हम अपनी माँ के वूम्ब में होते हैं और जब हम पैदा होते हैं, तो हम जब बर्थ कैनाल के थ्रू पैदा होते हैं तो हमारे मुंह के जरिए हमारे सिस्टम में चले जाते हैं अपनी माँ के बर्थ कैनाल के थ्रू। तभी जैसे पुराने जमाने में कहते हैं, या आज भी कहा जाता है कि नेचुरल बर्थ अच्छा होता है। नेचुरल बर्थ के पैदा हुए बच्चे जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उनके अंदर ऑलरेडी ये माइक्रोबायोम जो होता है रेडी होता है। पर और ये अब साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि पहले तो लोग बोलते ही थे कि सिजेरियन पैसे के लिए हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो बच्चे सी सेक्शन से पैदा होते हैं उन बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है बजाय कि वो बच्चे जो नेचुरल बर्थ से पैदा हों। उसका पीछे कारण यही है कि उनका माइक्रोबायोम जो है वो वीक होता है। यहाँ तक कि मुझे भी याद है, मेरे दोनों बच्चे जो हैं सी सेक्शन से हुए हैं, और मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था जब वो हुए थे कि ये बच्चे बहुत स्टेराइल कंडीशन में, बहुत सेंसिटाइज कंडीशन में पैदा होते हैं, तो ये बड़े नाजुक होते हैं, इनको शुरू में इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। और रिसर्च ने देखा है कि जो बच्चे नेचुरल बर्थ से पैदा नहीं होते हैं, अक्सर वो इन्फेक्शन प्रोन होते हैं इन द बिगनिंग। ऐसे बच्चों को एलर्जी, अस्थमा, ठंडा, साइनस जल्दी होता है। तो उसी समय से ये डिसाइड हो जाता है कि हमारा माइक्रोबायोम हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। और दे आर लाइफ इनसाइड यू, ये आपके अंदर जिंदगी पनप रही है। हर एक को औरत होने की जरूरत नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए, हम सबके अंदर एक जीव है। और इतने जीव है कि हमारी तरफ पेट्स हैं, ये हमारे पेट्स हैं। हम हमेशा इनको अपने साथ लेके चल रहे हैं, हर जगह इनको अपने साथ लेके चल रहे हैं। जैसे कि मेरी स्लाइड ये बता रही है, ये भी बड़ा प्यारा सा नेट से मैंने स्लाइड निकाली है, एनिमेटेड स्लाइड है, जिसमें ऊपर ये कार्टून बोल रहे हैं फीलिंग लोनली, अकेला महसूस कर रहे हो? तो नीचे जवाब है, जस्ट रिमेंबर यू आर नॉट अलोन, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, यू आर नेवर अलोन। हम कभी अकेले नहीं है, हम अपने साथ जो है खूब सारे मित्रों को लेके चल रहे हैं, जिनका हमें ध्यान भी रखना है क्योंकि वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट। मैम। अच्छा, अब व्हाई डू वी नीड दिस हेल्दी गट बायोम? हमें जरूरत क्या है? पहले तो हेल्दी गट बायोम होती क्या है? जैसे कि हम इसको बैलेंस रखना है,
जो बैलेंस्ड होगी वो हेल्दी होगी। जैसे जितनी डाइवर्स, कहने का मतलब है जितनी उसमें विविधता है वो उतनी हेल्दी होगी, उतने ही उसमें अच्छे माइक्रोब्स होंगे। अब हम डाइवर्स की बात कर रहे हैं, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अच्छे माइक्रोब्स चाहिए। जैसे कि हमने पहले देखा कि 85% अच्छे चाहिए, बाकी जो है कुछ जो परसेंट पैथोजेंस होते हैं उनका फिर रोल कम हो जाता है जब हमारी गट बायोम में अच्छे वाले माइक्रोब्स होंगे। ठीक है, तो ठंड कुछ नहीं लग रही, मेरे को तो गर्मी हो रही है। अच्छा परिवा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मेरे को तो पसीना आता ही नहीं है। परिवा म्यूट योरसेल्फ। खुद बट हो रहा है परिवा, I think Pariva is not. Can you move Pariva? या मैम, हाँ. कर दिया। तो आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो क्या है कि हमारी बैलेंस जो गट है उसमें हमें डाइवर्सिटी चाहिए और अच्छे माइक्रोब की संख्या चाहिए, अच्छे कीटाणु चाहिए, अच्छे जंतु चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि अभी भी साइंटिस्ट लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसका क्या रोल है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा एक्सप्लोरेशन का चांसेस है। पर थोड़ा बहुत हम इसके जो है काम को, इसका जो हमारी बॉडी के लिए जो इम्पोर्टेंस है उसको जान गए हैं। जैसे कि हमारा 70% जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारियों से लड़ने का सिस्टम है, वो हमारी आंतों में रहता है। आपको पता था ये हम लोग सोचते हैं, हमें पता ही नहीं था कि हमारी जो है बीमारियों से लड़ने की सारी शक्ति, 70% शक्ति जो है वो हमारी आंतों में है। हम यहीं से रह के अपने पैथोजन से लड़ सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 15% पैथोजेंस हैं और बाकी अच्छे वो हैं। तो जब भी कोई बाहर से अटैक होता है, किसी वायरस का अटैक होता है या हमें किसी बीमारी का अटैक होता है जिसमें कोई पैथोजेंस आ जाते हैं, तो हमारा सिस्टम अगर स्ट्रांग होता है तो वो खच 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 उनकी आर्मी उसको अटैक करके डिश 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 वहीं पे खत्म कर देती है। ठीक है, उसको आगे नहीं बढ़ने देती है। और ना केवल ये करते हैं, दूसरी चीज ये क्या करते हैं कि बाकी हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये ट्रेनिंग देते हैं, ये ट्रेन भी करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम गट में बसा हुआ है। तो ये उसको, उसमें जो सेल्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं कि देखो भैया, ऐसा वाला अगर आ जाएगा ना, वो हमारा दुश्मन है, उसको तुम वहीं खत्म कर देना। दे हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग आवर एनिमीज। तो वो ट्रेनिंग देते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को कि तुम जो हो ऐसे वाले पैथोजन को पनपने मत देना। उनको ट्रेनिंग भी कर देते हैं, खुद तो ट्रेंड है ही, अपनी और सेना बढ़ाते हैं उनको, इम्यून सिस्टम को भी ट्रेन करके। और सबसे अच्छी और जो इम्प्रेसिव बात है कि आप, हमारी जो गट लाइनिंग है, जो हमारा आंतों की लाइनिंग है, उसमें कम से कम लाखों न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हमारे ब्रेन से जुड़े हुए एंड। जैसे आपने देखा था कि जैसे पुराने जमानों में दिखाते थे कि बच्चे खेलते थे, एक रस्सी में या एक तार में 2 डिब्बे लगा के वो हेलो हेलो करते थे, एक उधर रहता था एक उधर रहता था, तो वाइब्रेशन से वो जाती थी आवाज। तो ऐसा ही होता है, हमारा एक कनेक्शन ब्रेन में है, वो तार जो उसका दूसरा एंड है वो आंतों में है। तो इस तरह से हमारी आंतें और ब्रेन जुड़े हुए हैं। और ऐसे कितने कनेक्शन हैं? मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, हमारी पूरी आंतों में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। और ये न्यूरॉन्स हर समय कनेक्टेड रहते हैं ब्रेन और आंत के बीच में। ये आपस में बात करते हैं, ये आपस में दोस्त और दुश्मन दोनों ही हैं, ये आपस में एक दूसरे को बताते हैं कि क्या करना है। तभी इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। सेकंड ब्रेन, आपने कभी सुना है? जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज माई गट फीलिंग टुडे, इट्स नॉट माई डे। कि ये मेरी अंदर की आवाज है, मेरी गट फीलिंग है कि आज मेरा काम नहीं होगा, ये मेरी अंदर की आवाज है, हम बोलते हैं। तो दिस इज दैट गट फीलिंग। यू व्हाई? बिकॉज यू, आप कभी नहीं बोलते मेरे दिमाग की आवाज है, आप गट की बात करते हैं। बिकॉज योर ब्रेन, योर फीलिंग एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम योर गट। ओके, सो दैट इज व्हाई ये अंग्रेजी में ये शब्द है गट फीलिंग का। गट, मेरे को ये गट फीलिंग है। तो और दूसरा ये है कि हम जब ये ब्रेन और इसके कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हमारे जो हैं गट में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि एक होता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो है 90% हमारे गट में प्रोड्यूस होता है। ये वाला जो है हमारा हैप्पी हार्मोन है, ये हमारे मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है। अगर हमारी गट हेल्दी होगी, सब कुछ होगा, तो ये हार्मोन्स ठीक से फंक्शन करेगा। हमारा मूड पे ये डिपेंड करता है। तो हमारे जो मूड स्विंग्स हैं वो भी हमारे बायोम से कंट्रोल होते हैं, गट से कंट्रोल होते हैं। ऐसी इसमें स्लीप इन्फ्लुएंसिंग हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स हमें नींद देते हैं, अच्छी या बुरी, डिस्टर्ब करने वाली या उठाने वाली।
मतलब हमें परेशान कर, जो भी हमारी नींद से जुड़े हुई समस्याएं हैं वो भी इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये हार्मोन्स भी हमारे गट में प्रोड्यूस होते हैं। अब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्या फंक्शनिंग है, अभी मैं बात करती हूँ। और इट एड्स डाइजेशन। एड्स डाइजेशन कैसे, जैसे कि आपने कभी देखा है जब जंगल में पत्ते झड़ते हैं, खूब सारे पत्ते झड़ते हैं, हम कहते हैं इन्हें हटाओ मत, ये गल के खाद बन जाएंगे, हम बोलते हैं ना। तो ऐसा ही होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं, हमारे पेट में खाना जाता है, हमारी आंतों में खाना जाता है, ये माइक्रोबायोम उसे गलाने का काम करते हैं, गला के उसे हमारे सिस्टम के लिए खाद बनाते हैं, है ना। तो ये वही गलाने का काम करते हैं, डाइजेशन में जो है हमारी मदद करते हैं, हमारे खाने को गला देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी उसके डिफरेंट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके, और ये हमारी क्रेविंग्स को कंट्रोल करते हैं। आज एक और बात मैं आपको बताती हूँ। आपने आज एक पिज्जा खाया, मजा आ गया पिज्जा खा के, आपको नहीं मजा आया, आपके अंदर रहने वाले वो माइक्रोब, जिसको फैट पसंद है, मैदा पसंद है, चीनी पसंद है, उसके भी बल्ले बल्ले होगी, वो भी बहुत खुश है। उसने भी फटाफट खचखच 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 उस पर काम करना शुरू कर दिया, उसको खाना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्तों को भी बोला, यार तू भी आजा, जो उसी के कैटेगरी के थे, उनको भी बुलाया, और वो पिज्जा खाने में मस्त हो गया। बाकी बेचारे जिनको फाइबर चाहिए था, बाकी बेचारे जिनको दूसरे न्यूट्रिशन चाहिए थे, वो उस दिन भूखे मर गए, वो उस दिन डल हो गए, सो गए। और ये वाले जो है खूब खुश हो गए, और इन्होंने ब्रेन को भी बता दिया थैंक यू सो मच, लाइक मजा आ गया। और इनकी नंबर भी बढ़ गया, ये इन्होंने ब्रीड भी कर लिया। अगले दिन आपने बर्गर खाया, सेम चीज, इन लोगों के फिर पार्टी हो गई, इनको मजा आ गया, है ना। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया, अब उसके बाद अब इनके नंबर्स बढ़ गए, इनके नंबर्स बढ़ते गए। तो अब ये क्या करते हैं, अब जब इनके नंबर्स बढ़ गए हैं, ये डोमिनेट हो रहे हैं, तो जो आपके माइक्रोब भूखे मर रहे हैं बेचारे, जिनको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ तो उसमें मर जाएंगे, कुछ उसमें वो डोमेंट हो जाएंगे, कुछ जीने की कोशिश करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो आपके इंटेस्टिनल वॉल को थोड़ा थोड़ा उतरते रहेंगे, खाते रहेंगे, है ना। पर ये जो दूसरे वाले हैं, जिनको खूब खाना मिल गया, या आपके ब्रेन के उस न्यूरॉन को बोलेंगे ठक ठक ठक, यार आज फिर पिज्जा खाने का मन हो रहा है, यार पिज्जा खिला दो ना दोबारा से। और आपके ब्रेन को बोलेगा, यार जोमेटो और स्विगी को फोन करो ना, आज होम डिलीवरी हो जाए, मजा आ जाएगा, चीज बस्टर मंगा दो ना। तो अंदर से ये आपको जो उकसाते रहते हैं, ठीक है। पर डरने की बात नहीं, आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको इनके गुलाम नहीं बनना है। तो ठीक है, हाउ इट वर्क्स, अभी जैसे मैं यही बता रही थी कि हम लोग जब भी खाना खाते हैं, तो हमारे गट में वो जाता है, गट के माइक्रोबायोम जो है उसमें अटैक करते हैं। अटैक करने का मतलब, जो फैट वाला होगा फैट को खाएगा, जो फाइबर वाला है वो फाइबर को खाएगा, सबको अपना 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 हिस्सा खाते हैं सब। और जब ये अपना हिस्सा खाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उसमें, तो उसमें केमिकल्स निकलते हैं, उस केमिकल्स को हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, उससे जो छोटी छोटी चीजें निकलती हैं, उनको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। दीज आर द केमिकल्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की तरह क्या, अगर ये एक्स केमिकल निकला, ये मेरे ब्रेन के इस हिस्से को ये बोलेगा, वाई मेटाबोलाइट निकला, तो ये मेरे ब्रेन का ये हिस्से पे जाएगा और ये करेगा। एक बोलेगा कि इसको डायबिटिक बनाओ, एक बोलेगा नहीं इसको हेल्दी बनाओ, एक बोलेगा इसमें झुर्रियाँ डालो, एक बोलेगा इसमें ये करो। तो ये सब काम जो है न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं, हमारे खाने में से जो मेटाबोलाइट्स निकलते हैं, जो उसको मिलते हैं, जो हम उसको देंगे वो उसी में उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। और ऐसे में हमारी बॉडी में B12 और विटामिन K और विटामिन 12 का सिंथेसिस भी होता है हमारे खाने से ही। वो हमारा काम जो है ये वाले माइक्रोबायोम करते हैं। हम हमेशा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की बात करते हैं ना, अगर आपका गट माइक्रोबायोम, हम कहते हैं हमें B12 जो है मीट से ही मिलता है, ये है ना हमारा एक मिथ। पर अगर आपका गट बायोम हेल्दी हो, वो फंक्शन कर रहा हो, तो आपको B12 भी मिलेगा, आपकी बॉडी में ही मिलेगा, एक वेजिटेरियन बॉडी में ही मिलेगा आपको B12 भी। नेक्स्ट। अच्छा, अब एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं डिसबायोसिस। डिसबायोसिस एक कंडीशन है, एक मेडिकल कंडीशन है, जिसमें कि माइक्रोबियल डिसबैलेंस होता है, यू नो। मतलब इसको एक बीमारी का नाम जरूर दे दिया कि माइक्रोबियल डिसबैलेंस है। सबसे पहले तो हम जानते हैं ये किन किन कारणों से होता है। सबसे पहला कारण है अनबैलेंस्ड डाइट, रिफाइंड डाइट, फाइबरलेस डाइट। उससे जो है आपके इसमें अनबैलेंस होता है। मैं इसमें बहुत अच्छी एक स्टडी है, नेचर करके एक जर्नल आता है साइंस का, सबसे माना हुआ जर्नल है। उसमें 2014 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप्स लिए,
मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा इस बात से। उन्होंने 2 ग्रुप्स लिए, 2 लोगों के ग्रुप्स लिए। एक ग्रुप को, और ये स्टडी सिर्फ 5 दिन में हुई, 5 दिन की स्टडी थी, लंबी स्टडी नहीं थी। तो उन्होंने एक ग्रुप को रिच फाइबर खाना खिलाया, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सब्जियां और फल खिलाए। सिर्फ उसी में उनको रखा, कोई मांस नहीं, कोई दूसरी चीजें नहीं, एनिमल प्रोडक्ट कोई नहीं। दूसरे ग्रुप को उन्होंने सिर्फ मांस खिलाया, मक्खन खिलाया, पिज्जा ये व्हाट डू यू से, चीज खिलाए, और पनीर खिलाए, मिल्क प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट खिलाए। जैसे कि आपने सुना ना आजकल कीटोजेनिक डाइट चल रही है, जिसमें सिर्फ फैट 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 खाते हैं, तो ये वो इनको कीटोजेनिक डाइट दी गई। और दूसरे वालों को कंप्लीट प्लांट बेस्ड डाइट दिया गया, जिसमें कि हाई फाइबर और फ्रूट्स एंड सब्जियां दी गई। 5 दिन की स्टडी से ये पता चला, जो पहले वाला कैटेगरी था, जिन्होंने फल खाए, फ्रूट्स खाए, सब्जी खाए, उन लोगों के गट माइक्रोबायोम में क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले अच्छी खबर तो ये कि हमारा गट माइक्रोबायोम 24 घंटे में बदल सकता है। 24 घंटे के बाद उसमें एक्टिविटी शुरू हो सकती है। मतलब कि अगर आप 2 दिन डिसाइड कर लें कि अब ढंग का खाना खाएंगे, तो आप 24 घंटे के अंदर आपको उसका फर्क नजर आने लग जाएगा। तो इसलिए आप इनके गुलाम नहीं बनेंगे। वो 1 दिन का विल पावर से अगर आप अपने को कंट्रोल कर लेंगे, क्रेविंग 2 दिन के विल पावर से, तीसरे दिन तक आपका माइक्रोबायोम बोलेगा नाउ यू आर अ गुड बॉय, आई विल हेल्प यू, यू नो, वो आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएगा। तो उसमें एक चीज तो ये पता चली कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर अपने माइक्रोबायोम को रिकवर कर सकते हैं काफी हद तक। दूसरी चीज उसमें ये पता चली, जो लोग फल खा रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे, हाई फाइबर डाइट खा रहे थे, उसमें जो वो मेटाबोलाइट्स बन रहे थे, जो न्यूरोट्रांसमीटर बन रहे थे, वो जो रिएक्शन के बाद जो बन रहे थे, वो हाईली एंटी इंफ्लेमेटरी थे। एंटी इंफ्लेमेटरी मीन्स जो आपकी बॉडी में घाव नहीं बनने देते, जो आपकी बॉडी में मरहम का काम करते हैं, सूजन नहीं बनने देते, घाव नहीं बनने देते। तो ऐसे मेटाबोलाइट्स निकल रहे थे उस खाने से। अब आप सोच सकते हैं कि जिसने फैट वाला खाना खाया, एनिमल प्रोडक्ट खाना खाया, उसमें वो मेटाबोलाइट्स निकले, उसमें वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने, वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने जो आपके गट को में अल्सर पैदा करते हैं, आपके गट में घाव पैदा करते हैं, और कैंसर प्रोड्यूसिंग, कोलन कैंसर प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स निकले उसमें। मतलब वो वाले माइक्रोब्स पनपे, और वो वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर और जो मेटाबोलाइट्स निकले, वो ऐसा ही असर दिखाने लगे। तो लॉन्ग टर्म अगर ऐसी डाइट होगी तो आपको बीमारी हो सकती है, अल्सर की बीमारी हो सकती है, कोलन कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। आईबीएस बोलते हैं, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम, कि जिनको जब अपना बाउल मोमेंट आता है उनको समय जलन होती है उनके, क्योंकि घाव बने होते हैं पूरे रास्ते में। तो ये जो है, तो गट माइक्रोब्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी की, पूरी बॉडी की कंडीशन क्या होगी, और ये और किस किस चीज से डिस्टर्ब होते हैं। डिसबायोसिस किस किस चीज से आता है। डिसबायोसिस का जैसे मैंने आपको बताया, डिसबैलेंस, बैलेंस खराब होना अच्छे और बुरे का। दूसरा आता है वो, आप जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं, आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, किसी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जब आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है, आपको सर्दी और जुकाम के लिए एंटीबायोटिक्स दी गई है, तो एंटीबायोटिक्स पैथोजन पे काम करती है, पर इस एंटीबायोटिक को ये नहीं मालूम है कि उसको सिर्फ जुकाम वाले पैथोजन को मारना है, या आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया को भी मारती है। तो जब आप कई दिनों तक एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, तो ये, क्योंकि ये इनडिस्क्रिमिनेट है, इसको नहीं पता है कि मुझे इसको मारना है, इसको मारना है, इसको मारना है, वो उसके साथ साथ कुछ अच्छों वालों को भी मार देती है। तो हर बारी जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, वो भी कुछ हद तक इसमें मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और उसके अलावा जैसे हमें सिर दर्द होता है, फटाक से हम एक दवाई ले लेते हैं, ये एनाल्जेसिक्स बोलते हैं उनको, उस केस में भी ऐसा ही होता है। जब भी हम कोई मेडिकेशन, और जैसे कुछ लोग डिप्रेशन की, नींद की दवाइयाँ लेते हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो वो अपने माइक्रोबायोम की विविधता को कम कर रहे हैं, उनके अच्छे माइक्रोब्स को वो मार रहे हैं जाने अनजाने में। वो सोच रहे हैं हम दवाई ले रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, पर नहीं, वो अच्छी चीज को खत्म कर रहे हैं। और बाकी इसके कारण है, जैसे कि ड्रग अब्यूज, कई लोगों को ड्रग्स की आदत होती है, अल्कोहल, ज्यादा शराब पीना, ज्यादा सिगरेट पीना, और ज्यादा कैफीन कॉफी में मिलता है, पर कैफीन या चॉकलेट वगैरह हो गए, इसमें कुछ ज़ेंथाइम्स होते हैं जो कि आपके गट माइक्रोब्स को असर करते हैं, पर बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में अगर आप ले रहे हैं। मतलब कि कई लोगों को होता है कि लगातार, कई लोग चॉकलेट एडिक्ट होते हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स खाते हैं, कई लोग जो होते हैं कॉफी जो एक दिन में कई कप्स पी जाते हैं। तो ऐसे केसेस में ये आपके गट माइक्रोबायोटा के लिए
जो है खतरनाक हो सकता है। तो ये कुछ मेन कारण है जिसकी वजह से डिसबैलेंस होता है। नेक्स्ट। अभी देखिए, अब ये है डिसबायोसिस कंडीशन। अगर आप ये देखेंगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि इतनी बीमारियां सिर्फ पेट खराब होने से, सारी बीमारियां यहाँ से। आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। पेट से रिलेटेड तो है ही, पेट दर्द, पेट खराब, डायरिया, अल्सर, IBS, ये तो है ही है। उसके अलावा गंजे हो रहे हो आप तो इसकी वजह से हो रहे हो, नाखून आपके टूट रहे हैं तो इसकी वजह से टूट रहे हैं, स्किन में कहीं एलर्जी हो रही है, एक्ने हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं तो इसकी वजह से टूट रहे हैं, आपको फटीग महसूस हो रहा है, आलस आ रहा है तो इसकी वजह से हो रहा है, डिजीनेस हो रही है तो इसकी वजह से हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहा है। सब कुछ जो है, ऐसी सारी बीमारियां जो कि आपको कभी लगता ही नहीं था कि पेट से जुड़ी हुई है, आपके पेट से जुड़ी हुई है। योर गट इज योर सेकेंड ब्रेन, इट इज गवर्निंग एवरीथिंग। आपका ये दूसरा दिमाग है, ये सब कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट। अच्छा, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने गट को खुश रखें, हैप्पी रखें। हम इसको कैसे खुश रख सकते हैं? कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसको खुश रखना बहुत आसान है। हम कुछ ऐसा खाना खाएं जिसमें ऑलरेडी माइक्रोब्स हों, ये वाले माइक्रोब्स ऑलरेडी हैं। ऐसा कौन सा खाना होता है? उसको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक, मतलब जिसमें पहले से ही, जो कि बायो, लाइफ के लिए प्रो है, जो कि जिसमें ऑलरेडी पहले से लाइफ है, उसको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक फूड। जैसे कि आपने सुना होगा आजकल योगर्ट करके कुछ आता है, योगर्ट या वो प्रोबायोटिक है। दही प्रोबायोटिक है क्योंकि उसमें ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस, कुछ कीटाणु हैं। दही में सारे नहीं है पर कुछ कीटाणु हैं। ऐसे फर्मेंटेड फूड होता है, जैसे कि फर्मेंटेड फूड हमारा खमीर उठा हुआ खाना जो होता है। आपने देखा होगा गर्मियों में ज्यादातर हम वो कांजी बनाते हैं, गाजर की बनाते हैं, चुकंदर की कांजी बनाते हैं, उसका जो पानी, खट्टा पानी जो होता है, वो प्रोबायोटिक है, वो फर्मेंटेड फूड है। ऐसे दही मैंने बता दी। अचार, हमारे अचार जो हैं वो फर्मेंटेड है। एक्चुअली ये जो प्रोबायोटिक का कॉन्सेप्ट ना बहुत पुराना है। पहले जमाने में जब फ्रिज नहीं होते थे ना, तो खाने को प्रिजर्व करने का यही एक तरीका था। तो उसमें लोगों को फिर ये ज्ञान आने लगा कि इस तरह का खाना खाने से उनकी बॉडी को फायदा है। पर ये आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं खाते हो। आप इतना सा अचार का पीस खाओगे, उतने से अचार के पीस में कई कीटाणु आपके अंदर चले जाएंगे, बहुत सारे जीव आपके अंदर ऑलरेडी चले जाएंगे। ये कोई आपको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना होता है। तो वो हो गए प्रोबायोटिक, जिसमें कि ऑलरेडी से जान है, ऑलरेडी जीव है। तो जब ये वाले हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी के जो ऑलरेडी बायोम है वो बड़े खुश हो जाते हैं नए दोस्तों को देख के, कहते हैं आ जाओ हमारे यहाँ की विविधता बढ़ाओ, दे वेलकम इट। तो अब उनके पास पहले जो थे और भी कुछ आ गए, तो दे ऑलवेज वेलकम प्रोबायोटिक फूड, उनको अच्छा लगता है। उसमें एक दूसरे, कुछ की दोस्ती हो जाती है, कुछ की शादी हो जाती है, कुछ लोग ब्रीड करने लग जाते हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी टू हैव एक्स्ट्रा प्रोबायोटिक, जिसमें कि एक्स्ट्रा माइक्रोज, उनके माइक्रोबायोम जिससे रिच हो जाएं और एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर आ जाएं। दूसरा होता है प्रीबायोटिक। देखिए यहाँ पे हमारे खाने की बात आ गई। प्रीबायोटिक क्या है? अब ये तो अंदर जो चले गए, अब उनको खाना तो चाहिए ना, उनको खाना खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये जो प्रीबायोटिक है, ये हमारे माइक्रोबायोम का, हमारे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खाना है, उसको हम बोलते हैं प्रीबायोटिक। कौन से हैं ये? डाइटरी फाइबर, हमने बात की थी डाइटरी फाइबर की कल, कि हमारे मिलेट्स कितने रिच हैं डाइटरी फाइबर में। तो ये इनमें कॉम्प्लेक्स स्टार्च होता है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च माने जो आसानी से नहीं टूटता, और डाइटरी फाइबर होता है। तो हमारा ये प्रीबायोटिक है। तो जब हम ये खाना खाएंगे, हम अपने गट माइक्रोबायोम को खाना देंगे, गट के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम उनको खाना देंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो हम कल बात कर रहे थे कि किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे खाने में फाइबर हो, जो कि हमें फ्रूट से भी मिलता है, वेजिटेबल से भी मिलता है, दालों से भी मिलता है, पर उस क्वांटिटी में हम लोग नहीं खाते हैं। सिर्फ हम अनाज ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, और ये जो मिलेट का अनाज है कम क्वांटिटी में भी हमें ज़्यादा फाइबर दे रहा है, डाइटरी फाइबर दे रहा है, इसलिए हमारे माइक्रोबायोम को ये स्वस्थ रख रहा है। अब एक शब्द है सिनबायोटिक। सिनबायोटिक का मतलब ये है कि जिसमें दोनों हो, फाइबर भी है और प्रोबायोटिक भी है। तो ऐसे भी कुछ, आपको मालूम है जब आप लोगों का कभी पेट खराब हो जाता है तो मतलब ये घरेलू नुस्खा होता है कि दही चावल खाओ, बोलते हैं ना। तो लोगों का मानना ये है कि चावल में फाइबर है और कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, आप दही डालोगे तो वो सिनबायोटिक हो गया। जैसे कि कभी आपको बोला जाता है केला, पेट खराब में केला और दही खाने के लिए भी बोला जाता है। केला में फाइबर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और दही का उसमें प्रोबायोटिक आ गया।
तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिनबायोटिक। तो ऐसा ही एक सिनबायोटिक है नेक्स्ट आशीष, जिसको हम बोलते हैं अम्बली। आज हम बनाना सीखेंगे। ये जो डॉक्टर खादरवली हैं उन्होंने इसको बोला है एलिक्सिर। एलिक्सिर माने एक अमृत। ये जो है एक फर्मेंटेड पॉरेज है जो कि हम अभी बनाना सीखेंगे। इसका मैं वीडियो के थ्रू आपको बनाना बताऊंगी। तो ये है जो है सिनबायोटिक, जिसमें दोनों चीजें हैं। इसमें हमारा फाइबर भी है और इसमें हमारा प्रोबायोटिक भी है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ डॉक्टर खादरवली, मैं वीडियो में भी इस बारे में बात करूंगी कि इसका कितना उपयोग है और इसको बनाना कितना आसान है और इससे हमारे गट माइक्रोबायोम में कितना फायदा है और हमारी इम्यूनिटी के लिए ये कितना अच्छा है। जैसे मैं बार बार डॉक्टर खादरवली की बात कर रही हूँ, तो जिन मैम से मैंने ट्रेनिंग ली है वो उन्हीं की स्टूडेंट रही हैं, उन्हीं के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। तो एक तरह से वही है जिन्होंने मुझे उनसे मींस काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस कराया है। मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ आज तक, पर वो मेरे वर्चुअल गुरु हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एकलव्य के गुरु थे दुष्यंत, उसी तरह से जिनसे मैं कभी मिली नहीं, पर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मैं सच में मतलब ये मेरी इच्छा है कि मैं कभी उनसे पर्सनली मिलूं, उनके साथ ट्रेनिंग करूं। और ये हम सोच भी रहे हैं, भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा, आप में से भी कुछ लोगों को हम इस ट्रेनिंग में ले जा सकते हैं जब ये सब सेटल हो जाए। तो जो मतलब डॉक्टर खादरवली का जो कहना है, अगर आप उनके वीडियोस सुने या उनके बारे में जाने या उनके प्रोटोकॉल्स देखें, तो उन्होंने एक इस अम्बली से बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा दिया है। मतलब लोगों को जब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किए हैं उनकी लाइफ में। तो अभी हम थोड़ी देर में अभी एक वीडियो देखेंगे। मैं वीडियो देखने से पहले बताना चाहती हूँ, मैंने घर में शूट किया है। मैं एक्चुअली लाइव शूट करने के कंडीशन में नहीं थी क्योंकि मेरे सिस्टम इतने यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, इंटरनेट वगैरह के इशू थे। तो मेरी बेटी ने शूट किया, तो उसकी शूटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, कहीं कुछ समझ नहीं आएगा तो हम बाद में बात कर लेंगे। बट मैंने ट्राई किया है कि आपको समझा पाऊँ उस वीडियो के माध्यम से कि कैसे बनाना है। तो आई थिंक वी कैन शो द वीडियो नाउ। Yeah, ma'am, sure. दिख रहा है मैम? हाँ, अभी चला गया? आ गया? हाँ, आ गया। प्लेन। हाँ, आप सब लोग का स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आपको अम्बली बनाना सिखाऊंगी। अम्बली एक तरह का फर्मेंटेड पॉरेज है। अम्बली इसको दक्षिण भारत में कहा जाता है और हिंदी में इसको हम खमीर उठावा दलिया कहते हैं। और ये जो है हमारे गट माइक्रोब्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें प्रो और प्रीबायोटिक दोनों चीजें हैं जो कि हमारे गट के माइक्रोब्स को अच्छी हेल्थ देने में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये उनके लिए एक संपूर्ण भोजन है। आज के लिए मैंने जिस मिलेट का इस्तेमाल किया है वो कोडो मिलेट है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये अनपॉलिश्ड फॉर्म कोडो मिलेट है। ये एक तरह का माइनर मिलेट है जिसको कि मैंने रात भर भिगो के रखा था। हम क्या करते हैं, जो ये मिलेट्स होते हैं इनको एक दो बार धोते हैं और फिर कम से कम हमें 6 से 8 घंटे तक इनको भिगोना पड़ता है। और भिगोना जरूरी इसलिए क्योंकि इसमें जो है जो फाइबर की मात्रा बहुत हाई होती है। भिगोने से क्या होता है, वो जो फाइबर है उसके एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। एंजाइम एक्टिवेट होने की वजह से डाइजेशन जो है आसान हो जाता है। पर एक चीज और ध्यान रखिए, आप जिस पानी में इसको भिगोएंगे वो पानी आप फेंकेंगे नहीं, वही पानी आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस पानी में जो मिलेट में लिग्नन है वो लीच हो जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। ये लिग्नन हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये पानी आप इस्तेमाल करेंगे इसकी कुकिंग में। तो रेसिपी कुछ इस तरह है। मैंने 1 कप, इस कप से कोदो मिलेट लिया, उसको धोया, रात भर भिगो के रखा। मैंने इसको 4 कप पानी में भिगो के रखा, केवल 4 कप पानी।
अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं कुकिंग के लिए रख दूंगी और बाद में इसमें 4 कप पानी और डालूंगी। मुझे जितना पतला मिलेट चाहिए उस हिसाब से पानी उसमें डाल सकती हूँ। आइडियली 1 कप में 8 कप पानी पड़ता है, तो पहले आप उसे 4 कप से पकाएंगे, जब वो आधा पक चुका होगा तो आप उसमें 4 कप पानी और डालते हैं। परंतु अगर आपको लगता है कि आपको और पतला चाहिए तो आप 8 की जगह 10 कप भी डाल सकते हैं। तो अब मैं जो है इसको पकाने रखूंगी। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप या तो स्टील के बर्तन में बनाएंगे या मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। इस कप के अनुसार मैंने इसमें कोदो मिलेट लिया और 4 कप पानी डाला। हाँ, और एक और बात ये कि अगर आप अम्बली दूसरे मिलेट से बनाना चाहें, मेजर मिलेट से, ज्वार, बाजरा और रागी से बनाना चाहें, तो आप उसमें वो साबुत अनाज नहीं ले सकते। आप कितना भी चाहें वो पकेगा नहीं। उसके लिए आपको या तो टूटा हुआ दलिया बाजार से लाना पड़ेगा, और दलिया फॉर्म में ही मिलता है, आपको टूटा हुआ मिलता है। तो आप इसी विधि से उससे बना सकते हैं, या आप इनके आटों से ये अम्बली बना सकते हैं। आटे का घोल बनाएंगे और फिर उनको ऐसे 8-10 कप पानी में पका देंगे। तो यही तरीका है मेजर मिलेट से बनाने का। अब मैं इसको पकाने के लिए गैस में रख रही हूँ। ये इस तरह से हमने गैस में चढ़ा दिया है और हम इसको हिलाते रहेंगे। अभी तो हिलाने की इतनी जरूरत नहीं क्योंकि अभी ये कच्चा है, पर जब थोड़ा पकने रहेगा तो आप इसे हिलाते रहिएगा ताकि ये नीचे ना लगे। ठीक है, जब इसका पानी थोड़ा थोड़ा सूखने लगेगा तो मैं इसमें 4 कप पानी और डालूंगी। ये अब मैंने इसमें 4 कप पानी और डाल दिया। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब मैं इंतजार करूंगी कि ये पानी और थोड़ा सूख जाएगा। तो मेरे को थोड़ा पतला अच्छा लगता है तो मैं 4 की जगह से मतलब और पानी डाल दूंगी। ये आपकी इच्छा के अनुसार आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं। मुझे थोड़ा पतला कंसिस्टेंसी का पसंद है तो मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा पानी डाला। अब देख पा रहे हैं, ये देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी बिल्कुल, जिसको हमारे हिंदी भाषा में मांड नहीं बोलते, कुछ मांड की तरह दिखने लग जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, बिल्कुल दलिए की कंसिस्टेंसी से, और ये अब तैयार हो गया। जब अभी तो ये काफी गर्म है, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मतलब इसकी भाप वगैरह निकल जाएगी, तब हमें क्या करना है मैं आपको अभी से बता देती हूँ। हम लोग इसको एक पतला मसलिन का जो कपड़ा होता है उससे इसको ऐसे कवर कर देंगे और इसको ऐसे डोरी से बांध देंगे। इस तरह से कुछ इस तरह से बांध देंगे और इसको किचन के किसी काउंटर में रख देंगे जहाँ थोड़ा गर्माहट हो। और ये हमको कम से कम 8 से लेके 12 घंटे तक रखना है। एक्चुअली क्या है, साउथ इंडिया में ये बहुत खाया जाता है, वहां पर तो ये 4-5 घंटे में ही फर्मेंट हो जाता है। और देहरादून जैसी जगह में जो ठंडी जगह वहां पर कुछ समय लगता है इसको। तो मेरे साथ तो क्या क्या होता है, सर्दियों में ऐसा होता था कि मुझे 2 दिन रखना पड़ता था, उसके बाद ये थोड़ा खमीर उठता था। इसमें खमीर उठता है कैसे पता चलता है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो जो है ये आपको कहीं पे ऐसे ढक के रखना। हम ये क्यों कपड़े के साथ रखते हैं, क्योंकि कपड़े से हवा जाती है जिससे कि इसमें माइक्रोब्स का सर्कुलेशन बना रहेगा, तभी इसमें जो है फर्मेंटेशन की एक्टिविटी स्टार्ट होगी। अगर आप इसे बंद ढक देंगे तो एक्टिविटी जो है ढंग से नहीं हो पाएगी। और दूसरा बात जो आपको खास ख्याल रखना है कि ये आप जब भी फर्मेंट करने रखें किसी भी मेटल के बर्तन में ना रखें, स्टील के बर्तन में ना रखें, क्योंकि इसमें जो है बैक्टीरिया पनपते हैं, लैक्टोबैसिलस टाइप बैक्टीरिया पनपते हैं, तो वो मेटल से रिएक्ट करते हैं। तो या तो आप कांच के बर्तन में रखेंगे या आप मिट्टी के बर्तन में रखेंगे। ये बात खास तौर पे ध्यान में रखिएगा। और अब इसको कपड़े से बांध कर, इस तरह का धागा बांधकर जो है मैं एक किचन के कॉर्नर में रख दूंगी इसको सुबह तक, एटलीस्ट 12 घंटे तक। और 12 घंटे बाद मैं इसको चेक करूंगी फर्मेंट हुआ कि नहीं। फर्मेंट का मतलब ये कि इसमें वो रिच प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो चुके हैं, जैसे कि आप दही को रखते हैं जमाने के लिए, उसी तरह हमने इसको छोड़ देना।
ये देखिए कुछ फर्मेंटेशन के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ये मैंने पहले से फर्मेंट करके रखा हुआ था, ये कल रात का रखा हुआ था। तो ये देखिए फर्मेंट करके ये कुछ ऐसा दिखता है। इसका पानी देखिए किस तरह से सूख गया है, इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा पसंद है इसमें ज्यादा पानी हो। उसमें इतना पानी डालने के बाद भी आप देखिए किस तरह से सूख गया है। अब इसको खाने का क्या तरीका है? आप इसको ऐसे खाएंगे तो उसमें कोई आपको स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें बिल्कुल रिच माइक्रोबायोम है जो कि हमारी गट की हेल्थ के लिए बिल्कुल रामबाण इलाज है। ये अक्सर डॉक्टर खादर वली बीमारों को खाने के लिए कहते हैं, नॉर्मल आदमी को तो खाना ही चाहिए, पर उन्होंने कहा है कि अगर इसको क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो जैसे आजकल कोरोना में बात हो रही है, तो अगर आप इसको रेगुलरली लेंगे तो आपकी गट बायोम जो है वो हेल्दी होगा और आप फाइट कर सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी इसको खाने से। मतलब एक नॉर्मल आदमी को डॉक्टर खादर वली कहते हैं कि हफ्ते में 2-3 बारी तो ये खाना ही चाहिए। और बाकी उनके जो प्रोटोकॉल है कैंसर के लिए या बाकी बीमारियों के लिए, उसमें तो वो 6-6 हफ्ते तक अम्बली खाने के लिए बोलते हैं। पर एक चीज और ध्यान में आप लोगों को रखनी है कि आपको ये एक ही ग्रेन का नहीं खाना है। जैसे कि 2 दिन आपने एक मिलेट का खाया तो दूसरे बाकी 2 दिन आप दूसरे मिलेट का खाएंगे, जिससे कि आपकी जो, क्योंकि हर मिलेट का अलग अलग माइक्रोबायोम है, तो आपके गट को अलग अलग तरह के कीटाणु मिलेंगे, अलग अलग तरह का माइक्रोबायोम मिलेगा अगर आप अलग अलग तरह के मिलेट को इस्तेमाल करेंगे अम्बली बनाने में। तो इससे आपका क्या है, गट बायोम, जो आपके अंदर, जो आपके आंतों में जो छोटे छोटे यूजफुल कीटाणु हैं वो डाइवर्स होंगे, उनमें विविधता आएगी। ठीक है। अब इसको खाने का क्या तरीका है? इसको कई तरीकों से खाया जा सकता है, कई कई तरीकों से खाया जा सकता है। मैं इसके बारे में घंटों बात कर सकती हूँ, इसकी मैं कई कई डिशेज बना सकती हूँ, पर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में खाना चाहें तो आप इसे थोड़ा सा एक कटोरी में ले लीजिए और उसमें थोड़ा दही डाल सकते हैं, या मैं तो पर्सनली दूध नहीं पीती हूँ, ना मैं इनकरेज करती हूँ, पर अगर आप लोग लेते हैं तो दूध डाल के उसमें आप केला काट दीजिए, थोड़ा गुड़ डाल दीजिए और थोड़े अनार वगैरह डाल दीजिए। बच्चों के लिए वो एक पॉरेज हो जाता है नाश्ते में, अपने आप में वो एक कंप्लीट नाश्ता है, बड़े बच्चे सब लोग उसे खा सकते हैं। दोपहर में आप इसको कर्ड राइस की तरह खा सकते हैं। इसमें आप जो हो थोड़ा सा लेके इसमें आप दही डाल दीजिए, इसमें आप तड़का लगा सकते हैं मस्टर्ड सीड का, करी पत्ते का, और अपनी दाल और सब्जी के साथ इसको खाया जा सकता है। तो इससे आप, और कई लोग जो है जिनको ज्यादा नखरे नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग जो है सीधा इसको चावल की तरह खाते हैं, थोड़ा किचकिचा चावल और साथ में इसकी दाल खा लेते हैं और सब्जी खा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से खाएं। और दूसरी चीज, इसमें एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप इसे गर्म नहीं करेंगे। गर्म इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही आप गर्म करेंगे, इसमें जो आपने वो जो रिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे हीट से। तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत ठंडा है और आपसे नहीं खाया जा रहा है ठंडा, और आप इसे बहुत गर्म चीज के साथ भी नहीं खाएंगे, तो पर्पस जो है आपका डिफीट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपसे ठंडा नहीं खाया जा रहा है तो आप इसको डबल बॉयलर में गर्म कर सकते हैं। एक बड़े पतीले में पानी लिया, उसे गर्म होने दीजिए और ये किसी दूसरे बर्तन में रख के उसे उसमें रख दीजिए, थोड़ा गुनगुना हो जाएगा। डबल बॉइलिंग सिस्टम से आप इसको गर्म कर सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। एक चीज तो ये, और कई लोग बोलते हैं कि जो बच जाता है क्या हम वो फ्रिज में रख सकते हैं या बाद में खा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप उतना ही बनाएं कि जितना एक बार में खा सके, पर अगर बच जाता है थोड़ा बहुत, आप फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में क्या होगा, जो इसमें माइक्रोब बने हैं ठंडी की वजह से वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट डे जब आप खाने के लिए निकालेंगे तो इसको कुछ घंटे पहले निकाल लेना, जिससे कि वो फिर से मल्टीप्लाई होते हैं। उसमें उतने तो नहीं रहेंगे जितने कि पहले दिन थे, पर फिर भी आप खा सकते हैं। पर ज्यादा से ज्यादा 2 बार, उससे ज्यादा आप इसको प्रिजर्व मत कीजिए, फ्रिज में मत रखिए, क्योंकि इसका पर्पस डिफीट होता जाएगा, इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होते रहेंगे। आप कोशिश कीजिएगा और इसको कैसे खाएं, नए नए तरीकों से इसको कैसे अपनी डाइट में डालें, पर इसको जरूर जरूर अपने रोज के स्टेपल डाइट में इंक्लूड कीजिए। अगर आप सेहतमंद हैं तो हफ्ते में 2-3 बारी कीजिए, और अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो ये आप रोज खा सकते हैं 6 हफ्तों तक। नमस्कार। Yes, it's done now. You can close it. Deepika, we can take question answers अगर हैं तो।
जी मैम, सभी पार्टिसिपेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है वीडियो को लेकर, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है या फिर आपकी कोई उत्सुकता है जो आप जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ बताएं। ये झंगोरे से भी बनाया जा सकता है? हाँ, ये किसी भी मिलेट से, मैंने उसी समय बोला, बल्कि गढ़वाल में आपको याद है हम लोग पलियो बोलते हैं और छचिंडा बोलते हैं, वो कुछ इसी तरीके का बनता है, पर हम उसे पका देते हैं। इसमें हमने पकाना नहीं है। ये किसी भी वो जो आपको मैंने पॉजिटिव मिलेट्स बताए हैं उनका बन सकता है, और जो मेजर मिलेट्स हैं जो आटे के फॉर्म में, हम उनका भी इसका वो बना सकते हैं। बट हम पॉजिटिव मिलेट्स की बात इसलिए करते हैं बिकॉज वो यूजफुल ज्यादा है इस वजह से। और ये आप किसी भी मिलेट का बना सकते हैं। झंगोरों का तो बहुत ही अच्छा बनता है, बल्कि बनता भी है गढ़वाल में, लोग उसको पका देते हैं दही के साथ, तो थोड़ा उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज दही को पकने के बाद आप उसके सारे अच्छे माइक्रोबायोम्स को खत्म कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो किसी से ही बन जाएगा। और रंजना जी, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाहती हैं? सबसे पहले तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी के लिए, और हमें लगता है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगी। मैं आपसे बोल रही थी, जो आपने जिस चीज से बनाया है तो वो थोड़ा सा नहीं समझ में आया, क्या वो कोणी है? कोणी की बात कही आपने? नहीं, मेरे पास एक्चुअली मैंने कहा ना, मैं वो 5 पॉजिटिव मिलेट्स यूज कर रही हूँ। मैंने आपको जो बताए थे, एक झंगोरू, कोणी, कोदो, हाँ जी, ब्राउन टॉप, और एक और कौन सा था? फॉक्सटेल मिलेट मैम, है ना? हाँ हाँ हाँ, कोणी फॉक्सटेल मिलेट हुआ। तो जो मेरे 5 मिलेट की जो मैं बात कर रही हूँ, तो उस दिन मेरी कोदो मिलेट की बारी थी, जिस दिन मैंने वीडियो शूट किया। तो मैंने रूटीन बनाया 2-2 दिन का, तो उस दिन कोदो मिलेट की बारी थी, तो इसलिए मैंने कोदो मिलेट का बनाया। कोदो, KODO। ये कोदो मिलेट मंडवा वाला मिलेट नहीं है। उड़ीसा की तरफ जो अधिक होता है कोदो मिलेट, जो आपने हमको उस दिन परसों बताया था ना? हाँ, कल बताया था जो। हाँ, उड़ीसा की तरफ और छत्तीसगढ़ की तरफ और आंध्र में भी होता है। हाँ, क्या मैम, छत्तीसगढ़ में। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या इसमें हम वेजिटेबल डाल के अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, या हम इसे बिल्कुल। सिंपल फॉर्म में खाएं? नहीं नहीं, आप इसको बिल्कुल, जब आपने इसको फर्मेंट करने के लिए रखा है उस समय आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ना नमक ऐड करेंगे ना दही ऐड करेंगे। उस समय आप इसको एज इट इज ही रखेंगे। जब ये फर्मेंट हो जाएगा, आप इसको किसी चीज के साथ भी, मैंने उसको बोला, आप अपनी दाल के साथ खा सकते हैं, अपनी सब्जियों के, आप उसको भात की तरह खा सकते हैं, आप उसको फ्लेवर कर सकते हैं दही उसमें डाल के। कुछ लोग उसमें नींबू डाल देते हैं, आपकी जो भी, कुछ लोग उसको मीठा खाना, कुछ लोग ब्रेकफास्ट में, जैसे हम लोग ओट्स खाते हैं ना, ओट्स की जगह लोग ये खा लेते हैं, इसमें थोड़ा दही डाल दिया या दूध डाल दिया, केला काट के डाल दिया, थोड़े फ्रूट्स काट के डाल दिया, तो वो आपका ओट्स हो गया। बच्चों को आप मॉर्निंग में इसको ऐसे दे सकते हैं, मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो सकता है। तो इसको खाने के कई तरीके हैं, एज लॉन्ग एज आप इसे गर्म नहीं करेंगे, बस इसको गर्म नहीं करेंगे, और जब फर्मेंट करेंगे उस समय ना आप नमक मिलाएंगे, उस समय आप कुछ नहीं करेंगे, आप एज इट इज। उससे नमक और दही मिलाने से पता है क्या हो जाता है? नमक मिलाने से कुछ माइक्रोब्स जो है ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि वो नमक उनके लिए सही सबस्ट्रेटम नहीं है। दही मिलाने से होता है, दही में ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस है, तो वो सिर्फ लैक्टोबैसिलस को ही मल्टीप्लाई करेगा, अपने ही माइक्रो ऑर्गन को मल्टीप्लाई करेगा। हमें ऐसा चाहिए जो भी उसको एयर से मिले, अपने उसके अंदर जो फाइबर है, जैसे हमने कल बात की थी, इनमें लिग्नन होता है, हर एक 5 में अलग अलग तरह का फाइबर है। तो हर, जब हम 5 अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग तरीके का फाइबर होने की वजह से अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, और हमारी बॉडी को डाइवर्सिटी मिलेगी, हम जब ये 5 इंक्लूड करेंगे डिफरेंट डेज में अपने रोजमर्रा में, है ना? ठीक है मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। मैम, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहती हूँ कि मैम, पहाड़ में हमारे चौलाई बहुत होती है, बानियाट मिलेट जिसको हम बोलते हैं। नहीं, चौलाई अमरंथ हुआ, वो मिलेट, हाँ मिलेट नहीं है, मैंने कल भी बताया था, वो स्यूडो ग्रेन है। हाँ, पर होती है चौलाई। बताइए, हाँ कुछ क्या तो सवाल? मैम, उस पे भी वैसे तो ये है कि उसमें वो कैल्शियम रिच होती है, लेकिन मैम वो ये कि उसके भी अगर आप हमें थ्रोली उसके कुछ प्रोडक्ट वगैरह बता दें तो हमारे लिए शायद, और जो भी लोग पहाड़ से हैं तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी। बिल्कुल, ये मतलब हमने इस समय जो है सिर्फ मिलेट में फोकस किया हुआ है। बिल्कुल, जैसे आप लोगों के वहाँ तिल होता है, तिल का क्या क्या बन सकता है हम आगे चल के बताएंगे, चौलाई का क्या क्या बन सकता है ये भी आगे चल के बताएंगे। बहुत कुछ बन सकता है, इसके बिस्किट्स बन सकते हैं, इसकी रोटियां बनती हैं, बहुत कुछ बनता है इसका। मतलब आप लोग, हमारे यहाँ तो जैसे हलवा और लड्डू ही ज्यादा खाया जाता है, पर इसके अलावा इसका बहुत कुछ बनता है, हम आगे चल के वो धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे डेफिनेटली। और तिल होता है, जैसे आपके यहाँ पे काला तिल, सफेद तिल, उसका किस तरह से इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी आपके यहाँ पे लोकली हो रहा है, स्पेशली ग्रेन्स और हाँ जी। इस तरह के बीज जो हो रहे हैं, एमरंथ बीज जिसको चौलाई बोलते हैं, एमरंथ ये भी एक तरह का बीज है। इनका प्रयोग हम आगे चल के बताएंगे आपको, ठीक है? ओके, थैंक वो यू है मैम, थैंक हमारे यू। एजेंडा में। हाँ, ठीक है मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम। आकाश, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अपना यस मैम। हाँ, पूछिए। हाँ मैम, जो स्प्राउटिंग के दौरान जब पानी के साथ डाल के ग्रेन्स को जो फर्मेंटेशन होता है, हम्म। ये क्या वो पानी सही होता है? मतलब कैन वी हैव इट? देखिए, बिल्कुल, जो हम जो इस मिलेट की बात कर रहे हैं, इसमें हमने कई बारी एक ही बात को इंसिस्ट किया। मैंने कल भी बोला, हमें एक तो भिगोना है, हमें भिगोना। जब हम कुकिंग के सेशन में जाएंगे, मैं आगे भी ये बात इंसिस्ट करूंगी। स्पेशली आप एक चीजों का ख्याल रखिएगा, जो हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, मिलेट्स, ये जो हम 5 मिलेट्स की बात कर रहे हैं, या हम रागी जवार वगैरह की बात कर रहे हैं, एक बारी जब हम इन्हें धो देते हैं, इसके पानी को हम नहीं फेंकेंगे जिसमें हम भिगो रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ लिग्नन उसमें लीच हो जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं वो, इसलिए हम उस पानी को नहीं फेंकेंगे। अगर आपको पानी कम चाहिए तो आप कम पानी में भिगोइए उसको, पर वो पानी आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप उस चीज में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस दिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको किसी वजह से सिर्फ खाली ग्रेन्स ही चाहिए, तो उस पानी को अपनी दाल में डाल दीजिए, उस पानी को सूप में डाल दीजिए, उसको ऐसे भी पी जाइए, और कुछ नहीं है तो अपने पौधों में डाल दीजिए, उस पानी को नाली में मत फेंकिए। और जिसका हमें पानी फेंकना होता है, वो पता है किस चीज का पानी फेंकना होता है? दालों का पानी फेंकना होता है। दालों का पानी आप जितना फेंके उतना अच्छा है, क्योंकि दालों में फाइटिक एसिड होती है, जो हमारे डाइजेशन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो जो हम दालें रात को, जो हमारे गढ़वाल में मोटी दालें होती हैं, जो हम रात को भिगोते हैं, उसका पानी, ये लेग्यूम्स होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गई, राजमा हो गई, ये जितने भी दालें हैं, इनका पानी आप सेम यूज नहीं करेंगे, उसमें टॉक्सिन्स होते हैं। ऐसे ही आप बीजों का पानी यूज नहीं करेंगे, जैसे कि तिल जिसमें भिगोए हैं, वो पानी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? चौलाई का पानी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो और जो नट्स और ये बादाम का हो गया, अखरोट का हो गया, जो हम भिगोते हैं नट्स को, वो पानी नहीं यूज करेंगे। पर जहां हम ये मेजर और माइनर मिलेट की बात कर रहे हैं, हम इनका पानी इस्तेमाल करेंगे। ये पानी हम नहीं फेंकेंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हो गया, मैंने दे दिया आपका जवाब। यू वेलकम। नव भारत जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सॉरी, नव प्रभात, सॉरी। हाँ, नो प्रभात, नो, इट्स ओके। सो एक तो मैं मैम से ये जानना चाह रहा था कि जैसे मैंने जो सुना है कि एक तो मिलेट्स का, जैसे मैम बता रही कि मेरा उस दिन कोदो मिलेट के बारी था या वो था, तो उस दिन क्या मिलेट्स को हमको अलग अलग ही करना चाहिए, मिक्स करके नहीं खाना चाहिए? एक तो ये हाँ, बताइए, आप पहले खत्म कीजिए, आप सवाल खत्म कीजिए। एंड या इट्स ओके। सो एंड सेकंड इज, जैसा आपने बताया कि ये जो आपने अभी बताया किस ढंग से बना, ये सारी मिलेट्स के साथ हम बना सकते हैं, आई थिंक सो, कि चाहे वो कोदो मिलेट हो, चाहे आप एमरंथ की बात करें, आई थिंक सबका ये हम लोग बना सकते हैं। जंगोरा है, चाहे कोदो, मतलब मंडुआ, जो हमारे यहाँ पहाड़ में बोलते हैं, मंडुआ है, कोदो है, जंगोरा है या चोलाई है, वो सब का बना सकते हैं। एंड सेकेंडली, तीनों चीज का हम लोगों ने, मंडुआ, चोलाई, झंगोरा का बिस्किट्स बनाए हम लोगों ने यहाँ पे पहाड़, हम लोग बनाते थे। अभी पैंडेमिक के चक्कर में हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हमने इन तीनों का बिस्किट्स बनाए और अच्छा रिस्पॉन्स मतलब हमको मिला है इसका। तो ये मैं बताना चाह रहा था। हाँ, नवप्रभात, जो आप कह रहे हैं, हम लोग ग्रेन्स हम लोग नहीं मिलाते हैं, जब हम जैसे और दूसरी बात है कि हम इस समय इसको, हम चौलाई जो है, इसको इस समय हम हटा देते हैं, क्योंकि हम चौलाई को मिलेट्स नहीं मानते हैं। चौलाई सीडो ग्रेन है, और वो हम उसको भी नहीं मिलाएंगे अपने इनमें, हम एक ग्रेन एक बार में खाएंगे, ठीक है? और जहां तक इसका सवाल है कि ये अम्बली हम बाकी ग्रेन्स की बना सकते हैं कि नहीं, मैंने कल की क्लास में जैसे माइनर और मेजर मिलेट किया, हम उन सब की अम्बली बना सकते हैं, पर आप 2 मिलेट्स मिला के अम्बली नहीं बनाएंगे। और जैसे आप बिस्किट्स की बात कर रहे हैं, जब हम कमर्शियली ये चीजें बनाते हैं, तो हम बिस्किट क्या ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 खाएंगे, है ना? तो उसमें चलिए आपने थोड़ा बहुत मिला दिया तो चलेगा। जैसे आजकल मंडवे के बिस्किट बड़े प्रचलन में है, पर कोई भी मंडवा खाली मंडवे से नहीं बना रहा है, उसमें आटा डालते हैं वो लोग। तो आइडियली अगर आपका रोजमर्रा का खाना है तो आप नहीं मिलाएंगे, पर ठीक है, आपने कमर्शियल करने के लिए बिस्किट बना दिया, बिस्किट जो कि हमारा खाना नहीं है, आपने कभी कभार चाय में 1-2 खाने हैं, तो इतना चल जाएगा। पर अगर आप जो रोजमर्रा का खाना, उसमें आप ग्रेन्स नहीं मिलाएंगे, ठीक है? और जहां तक चौलाई का सवाल है, चौलाई इस मिलेट्स में नहीं आती है। चौलाई के मैंने बहुत आइटम्स बनाए हैं, ये बनाए हैं, और मुझे लगता है कि हम चौलाई के आटे को भी ऐसे फर्मेंट कर सकते हैं, तो अम्बली बन जाएगी। मैंने ट्राई नहीं किया, पर मैंने मिलेट से जरूर ट्राई किया, पर मतलब कि प्रोसेस वही सेम है, तो उसकी भी बन जानी चाहिए, पर वो इसके आटे की बनेगी। उसको भी साबुत पका के भी आप बना सकते हैं, मतलब पर मुझे नहीं मालूम कि रिस्पॉन्स कैसा होगा या स्वाद कैसा होगा, मैंने ट्राई नहीं किया है।
ठीक है, और कोई सवाल? नवप्रभात जी, हो गया जवाब आपका? आर यू फाइन? यस यस यस। हाँ ठीक है, हम आपसे बाद में भी बातचीत करेंगे, अभी थोड़ा जरा मैं निपटा लूँ इनको बाकी लोगों का क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। किसी और को कोई सवाल पूछना है आप प्लीज पूछे। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम, जैसे हम लोग जैसे दही जब फर्मेंट करते हैं तो उसमें एक लिमिट क्वांटिटी में खाते हैं, फुल मील के साथ थोड़ा एक बाउल में हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो वैसे जो आपने अभी कोदो मिलेट का फर्मेंटेशन बताया था, उसका भी कोई लिमिटेशन है कि अगर ज्यादा क्वांटिटी में खाए तो डायरिया डायसेंट्री बच्चों में हो सकता है, कि उसका कोई लिमिट क्वांटिटी में खाना है कि ज्यादा एक्सेस माइक्रोब्स भी बॉडी के लिए हार्मफुल है, कि वो मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं है बॉडी में? नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसे कि ज्यादातर जो है ना, जैसे दही की आप बात कर रहे हो ना, दही तो प्रोबायोटिक है, अपने आप में एक प्रोबायोटिक है जो हम थोड़ा सा लेते हैं। मैंने कहा ना उसमें ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, तो दही हम एज अ मील नहीं ले सकते। पर जब हम जो अम्बली बना रहे हैं, अम्बली हम पूरा मील बना रहे हैं, हम उसके साथ ग्रेन्स भी बना रहे हैं, तो वो एक पूरा खाना है। तो दिस इज द डिफरेंस, उसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दोनों है, उसमें प्रोबायोटिक का खाना ऑलरेडी है। ठीक है, आप जो है दही एक एकम्पनीमेंट की तरह लेते हो ना, साइड डिश की तरह लेते हो थोड़ा सा आपकी, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो उसको पचाने के लिए लेते हो, है ना। पर ये आप खाना मतलब उसमें ऑलरेडी अपना प्रोबायोटिक है, तो आप इसको खाने की तरह ले रहे हो। ओके, राइस के रिप्लेसमेंट में वो जो आपने बनाया था वो कंज्यूम कर सकते हैं? हाँ, राइस के रिप्लेसमेंट में आप कंज्यूम कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको बहुत डाइल्यूट कर देते हैं, तो वो छाछ की तरह भी ले लेते हैं। मतलब वो जैसे कि सपोज मैंने आज कोदो मिलेट का बनाया, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो उसका बहुत डाइल्यूट करके छाछ की तरह पीने वाला बना देते हैं, और उस दिन अपने खाने में वो कोदो मिलेट खा रहे होते हैं, और उसका वो थोड़ा सा ड्रिंक ले लेते हैं, तब वो दही की तरह लेते हैं, जब वो डाइल्यूट करके छाछ की तरह उसको पी रहे हैं। और कुछ लोग जो होते हैं टी टाइम में जो है ये छाछ की जगह इसको लेते हैं, इसको डाइल्यूट करके इसमें दही डाल के, इसमें करी पत्ता डाल के, प्याज व्याज जो भी डाल के, थोड़ा मतलब आप ड्रिंकिंग कांजी की तरह इसको बना के लोग जो है अपने जैसे टी टाइम होता है उसमें ले लेते हैं, या वो जो 11-12 बजे जब आप लोगों का वो ना इन बिटवीन स्नैकिंग टाइम होता है, उसमें भी इसको ड्रिंक की तरह ले सकते हैं। तो ऐसे भी लिया जा सकता है इसको, बट अदरवाइज ये फुल मील भी लिया जा सकता है। ब्रेकफास्ट में आप इसको फुल मील ले सकते हैं, लंच में इसको भात की तरह ले सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। मैम जो आपने बनाया उसका टेस्ट कैसा है वैसे, क्योंकि मैंने कभी कंज्यूम नहीं किया है। Sangeeta, knowing you, I don't know will you like it or not. I'm not sure. मतलब टेस्ट राइस की तरह है कि? बिल्कुल मैंने बनाया था, लेकिन जो अभी अनुपमा ने दिखाया उससे थोड़ी गीली कंसिस्टेंसी का, और मैंने तो सिंपली सुबह उसमें गुड़ डाला और उसको दलिये की तरह खा लिया, कुछ नहीं मिलाया उसमें, गुड़ डाल के दलिये की तरह खा लिया। और उसके बाद मेरे को बताया था अनुपमा ने कि इसमें प्याज व्याज काट के, हरा धनिया, नमक वगैरह डाल के आप दिन में भी खा सकते हो, पर मैंने नहीं खाया। नॉर्मली मैंने इसको एज अ पॉरेज यूज करा, विदाउट एडिंग एनी मिल्क या कुछ भी, बस सिर्फ दलिया डाला और नट्स डाले थोड़े से, और वैसे खाया है। कैसा लगा टेस्ट आपको? मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए मुझे कोई सेम विद मी, मैं भी तो संगीता मेरा जवाब ये है कि मुझे तो अच्छा लगता है। राइस की तरह ही टेस्ट है, फर्मेंटेड राइस की तरह। फर्मेंटेड राइस की तरह ही टेस्ट। इसमें ना एक्चुअली मैं यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने 12 घंटे बोला, पता है ये 12 घंटे का टाइम जो है मुझे लगता है देहरादून में, पर साउथ में ये 3-4 घंटे में ही हो जाता है। आप फिर 12 घंटे रखोगे तो बहुत ही खट्टा हो जाएगा, आपसे नहीं खाया जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि वो फर्मेंट कितना हुआ है इसका, क्योंकि 12 घंटे में इतना फर्मेंट मतलब कि टेस्ट में खट्टापन नहीं आता, आपको पता चल जाता है कि ये फर्मेंट हो गया, पर वो एक खटास नहीं आती है। तो डिपेंड करता है कैसा मौसम है आपका। तो ये 12 घंटे कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये आपकी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपका 3 घंटे में हो जाए, हो सकता है आपका 4 घंटे में हो जाए। मेरा जैसे कि अगर मुझे रात को खाना है तो अगर मैं सुबह आजकल के मौसम में रख दूं तो शाम तक के लिए हो जाता है। साउथ में लोग सुबह रख देते हैं, उनके लिए लंच तक के लिए हो जाता है, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका टेस्ट बहुत ब्लैंड है संगीता, लाइक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खट्टा जैसा हो जाएगा, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। मतलब कि इट इज मोर और लाइक लगेगा आपको कि फर्मेंटेड है, पर कोई स्मेल नहीं होगी इसमें, और ब्लैंड टेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि इसमें खटास ज्यादा आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हो सकता है जब ज्यादा खमीर उठ गया तब वो ऐसा हो सकता है, मैं तो तब भी खा लेती हूँ, आई हैव नो इश्यूज। जी मैम, थैंक यू मैम। संगीता, I need to ask you something.
यू आर फ्रॉम मणिपुर, और मैं जब अपना लिटरेचर चेक कर रही थी, आई वाज रीडिंग ऑन मिलेट्स एंड दे सेड कि मणिपुर में इतने ज्यादा मिलेट्स उगाए जाते हैं, उनकी स्टेपल डाइट में भी है। एंड आई एम रियली कीन टू नो कि आप लोग कोई मिलेट नहीं खाते हो, मतलब कि मणिपुर का कुछ आइडिया है तुम्हें क्या मिलेट खाए जाते हैं वहाँ? नहीं मैम, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। माय गॉड, इंटरनेट इज फुल ऑफ दैट कि इट इज योर स्टेपल डाइट। ओके, मणिपुर में, नागालैंड एंड मणिपुर 2 जगहों का नाम है। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग। हाँ नहीं मैम, हम लोग नहीं खाया, ज्यादा मछली खाया मैम हमने। मछली किसके साथ? मैंने भी कभी मिलेट तो मैंने भी कभी नहीं देखा मणिपुर में। मैंने मणिपुर में बहुत जगहों में खाना खाया और कोई मिलेट नहीं देखा एक्सेप्ट फॉर द ब्लैक राइस व्हिच इज अगेन नॉट अ राइस। आई थिंक इट इज द सीड जो है संगीता, आई थिंक इट इज अ सीड और समथिंग। राइस जो काला चावल है वही हम लोग खाते हैं। और ये जो मिलेट्स है, मिलेट्स का तो मेरे घर में तो एक बार भी नहीं बना मैम। क्योंकि मैं सोच रही थी तुमसे बात करने का, बिकॉज आई केम अक्रॉस दिस व्हाइल यू नो डूइंग सम लिटरेचर सर्च एंड ऑल्सो आई जस्ट थॉट आई विल टॉक टू यू। ओके, आई विल गो इनटू यू नो ट्रू मणिपुरियन पर्सन। तुम शहर की हो गई हो। भी गांव में खाते होंगे मैम, विलेज एग्जैक्टली। सिटी पे कम वो ट्रेडिशन है। हाँ, विलेजर्स आपका अच्छे से मतलब क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए, और कोई क्वेश्चंस हो तो? हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। जैसे कि हम 3 मील लेते हैं दिन में, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एक बार इसको लेना इनफ है या हमें मतलब पूरे 3 मील्स में इसको इंक्लूड करना चाहिए? देखिए, एक बार लेना इनफ है, पर हम जैसे कि अभी तो खैर हम आप लोग दूसरा खाना भी खा रहे हैं, पर जब हम पूरे प्रोटोकॉल में आते हैं ना, तो जिस चीज की हम अंबली लेते हैं वही मिलेट हम लंच में भी खाते हैं, डिनर में भी खाते हैं। आप एक स्टेज में ऐसा पहुंच जाएंगे कि आपसे इतना खाया ही नहीं जाएगा। जब आपका मिलेट आपकी डाइट बन जाएगी ना, आपको भूख ही नहीं लगेगी, आपके अपने आप 2 मील हो जाएंगे। आपका मतलब 1 मील अपने आप कट हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ गृहिणियों के लिए बहुत ही अच्छा है, उनको कम खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो किचन में घुसे रहते हैं तो सीरियसली। तो पर जब आपका जो क्वेश्चन ये है कि आपको तीनों टाइम में लेने की जरूरत नहीं, आप किसी एक टाइम में भी ये मिलेट ले सकते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको लंच फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको डिनर फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको इन बिटवीन मील ले सकते हैं, एज अ छाछ ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको तीनों टाइम लेना है, क्योंकि हम उसमें जो बैक्टीरिया दे रहे हैं वो एक बार हमारी टमी में जाएंगे, वो ग्रो करेंगे, उसके साथ जो फाइबर जा रहा है वो हमारी बैक्टीरिया के लिए ऑलरेडी फूड है। तो क्वांटिटी में खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा ब्रेकफास्ट में खा लेंगे तो इट इज गुड फॉर द होल डे। और वैसे भी जब आप नॉर्मल हैं तो हफ्ते में रोज भी नहीं खाना है, हफ्ते में 3 बार ही इज गुड इनफ। ओके, थैंक यू मैम। किसी और का कोई सवाल है? कोई और कुछ पूछना चाहता है? अदरवाइज मैम आप कंटिन्यू कर सकती हैं। आप कह रही थी कुछ इंटरेक्शन है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैंने आज ये नवप्रभा जी को बुलाया, मुझे इनके बारे में पता चला कि ये टिहरी से है और ये लोकली जो है लोकल विलेजर्स को लेके, स्पेशली विमेन को लेके, वहाँ पे जो नेचुरल तरीके से वहाँ के लोकल ग्रेन्स को उगा रहे हैं। तो मुझे इनके बारे में आज पता चला, तो मैंने इनको इनवाइट किया है। और बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे ग्रेन्स लेने के लिए तो लोग बाहर से, गुजरात से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कैफे खोलने के लिए। मैंने कहा यहाँ पहले भेजिए, गुजरात बाद में भेजिएगा। तो जो है इसलिए मैं चाह रही हूँ नवप्रभात, अगर आप अपने बारे में कुछ बता पाए, और रुचि मैम वगैरह आप इनसे इंटरेक्ट कर सकती है कि किस तरह से आपके गंगा के प्रोजेक्ट में भी यूजफुल रह सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो नवप्रभात जी, आप जरा अपने बारे में बताइए, आप क्या क्या कर रहे हैं, बताइए। आप सुन पा रहे हैं? ओके, सो जी मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं कैमरा ऑन करूंगा तो मेरा बैंड इंटरनेट बैंड कम है यहाँ पे, नेटवर्क अच्छा, नहीं, तो कोई मैं बात नहीं। ऑफ करके बात कर पाऊँ। हाँ, तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस एंड गिव अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। सो हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे टिहरी में काम कर रहे हैं, भिलंगना ब्लॉक, मेजरली भिलंगना ब्लॉक में हम लोग काम करें, और कुछ गांव अदर ब्लॉक के भी हैं, जैसे जाखनी धार एक ब्लॉक है एंड कीर्तिनगर एक ब्लॉक है। तो हम लोग जो काम करते हैं स्पेसिफिकली मैं अगर मिलेट्स की ही बात, जिसमें अभी बात चली उसी पे बात करता हूँ, क्योंकि हमारा काम और भी है, स्पाइस कल्टीवेशन को लेके है। स्पाइस में भी हम कुछ स्पाइस बहुत ही ज़्यादा मीन्स पहले तो हमारा प्रायोरिटी होता है कि लोकल इंडिजिनियस जो लोकल लैंड रेसेस हैं उसको प्रमोट करें, बट कुछ में अगर हमको न्यूट्रिशन प्रोफाइल अच्छा मिलता है तो वो दूसरी जगह का भी है, तो उसको भी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं।
एक प्रोजेक्ट हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दिल्ली के साथ हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो लोकल लैंड रेसेस, जैसा भी आप बोल रहे हैं, ये कौनी हो गया जो हमारा फॉक्सटेल मिलेट है, वो पहाड़ में पहले जब मैं तो बहुत बड़ा नहीं हूँ, मेरे को 30 साल का हूँ, बट मीन्स मेरे चाइल्डहुड में भी मैंने देखा है कि फॉक्सटेल मिलेट उस टाइम पे ठीक होता था, इतना भी नहीं होता था लेकिन ठीक होता, उससे पहले बहुत अच्छा होता था जो हमारे फादर लोगों ने उस टाइम पे खाया। तो अभी ये फॉक्सटेल मिलेट बिल्कुल मतलब हकीकत बताऊं तो बीज के लिए भी मिलना मुश्किल हो जा रहा है। और एक और मिलेट्स होता है जो रेड कलर का होता है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता है, तो वो और भी ज्यादा, वो तो और भी मुश्किल है, जो मिलना मुश्किल हो रहा है बीज के लिए। तो ये मीन्स ये, और इनका जैसे आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इनका अपने आप में बहुत बड़ा मतलब न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग बहुत ही स्ट्रांग है, जो हमारा इम्यूनिटी को लेके, और हम लोग मतलब जैसे बोलते थे ना पहले, तंदुरुस्त रहिए, इन सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। जो हम अभी नॉर्मल चावल खा रहे हैं, या मीन्स जो बारह नाजा सिस्टम जो पहाड़ में होता था पहले, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम लोग अभी मेजरली फिंगर मिलेट, जो हमारे यहाँ पहाड़ में बोलते हैं मंडुआ, वो हो गया, एंड झंगोरा, ये 2 मिलेट्स तो मेजरली हम कर भी रहे हैं, और मीन अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा लेवल पे, अच्छी क्वांटिटी पे हम लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। दूसरा, आपने बिल्कुल सही बोला कि एमरैंथ मीन्स इस मिलेट में नहीं है, जो आप बता रहे हैं कि मेजर मिलेट में भी नहीं है, ये अलग मिलेट है, मिलिट्री है, मतलब अलग उस कैटेगरी में आता है, उसको भी हम यहाँ पे अच्छे से प्रमोट करें। इसमें 2 होते हैं, एक रेड चौलाई है, एक लाल वाली है, एक सफ़ेद है। तो सफ़ेद को हम सफ़ेद चौलाई हम लोगों के यहाँ पे अच्छा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, रेड हमारे यहाँ कम होता है, बट रेड चौलाई भी कहीं ना कहीं कुछ एरिया में हो रहा है। और हम लोग इसको करते क्या है कि हम लोग फील्ड लेवल पे इसको मतलब हमारा मेन काम होता है फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन करना, उनको जो भी एग्रीकल्चर इनपुट चाहिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। मींस उनको क्योंकि हमारा फिर एग्रीकल्चर में जो इंटरवेंशन है वो 2 तरीके का, एक तो हम उनको सीड सपोर्ट देते हैं कि हम बीज उनको प्रोवाइड करवाते हैं, लोकली पहले कोशिश करते हैं कि लोकली, अदरवाइज कहीं अगर हमको लोकली नहीं मिल रहा तो पहले पहाड़ में ही, जैसे कुमाऊं से कुछ बीज ले लिया, गढ़वाल से कुछ बीज ले लिया, इस संग से उसको बीज लेके और वहाँ पे प्रमोट करते हैं। एंड इसके साथ हम दूसरा मेथोडोलॉजी हम बोलते हैं कि हमारी खेती करने का जो तरीका है, जो हम ट्रेडिशनली कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, बट उस खेती में कई बार मतलब फार्मर्स बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होता है क्योंकि उनको मिलता नहीं है, रिटर्न नहीं मिलता, ये चीज़ें रहती हैं। तो इसमें हम जो खासकर हमारा जो, क्योंकि हमारा हम जो भी काम करें वुमेन फार्मर्स के साथ करें, महिलाओं के साथ करें, क्योंकि महिलाएं ही बहुत कर्मठ तरीके से काम करती हैं, और उनको मेन स्ट्रीमिंग में बिल्कुल नहीं सोचा जाता, वो उनका जो मेहनत है उसको मेन स्ट्रीमिंग इकोनॉमी में कंसिडर नहीं करते हम लोग। हम बोलते हैं कि भाई पुरुष ने हल जोता तो वही किसान है, लेकिन महिला जब खेत में काम करे, सबसे ज़्यादा इनपुट वो दे रही है, उसको कहीं नहीं जोड़ते। तो इस ढंग से हम लोग उनको, उनका जो वर्क ड्रेजरी है, उनका जो वर्कलोड है, उसको भी कम करें। तो उसमें हम लाइन सोइंग मेथोडोलॉजी से काम करते हैं, जो अगेन एक साइंटिफिक वे है कि भैया आपको लाइन सोइंग में एक बीज एक बीज से दूसरे बीज जब बो रहे हैं उसके डिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसमें आपका मतलब मींस इनपुट कम लगे लेकिन आउटकम अच्छा आए। तो ये मेथोडोलॉजी, ये साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजीज हैं एग्रीकल्चर में, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें सपोर्ट करते हैं। हर 5 या 6 गाँव पे हमारा एक फील्ड स्टाफ होता है, वो उनको सपोर्ट करता है। एंड सारा जो ये ऑर्गेनिक मैन्यूअर को प्रमोट करते हैं, वो चाहे गौमूत्र हो, चाहे वो शिवांश हो, चाहे वो अमृत पानी हो, ये जो मतलब छोटे छोटे जो साइंटिफिक हैं और जो मतलब ऑर्गेनिक मैन्यूअर हैं, उस तरीके से हम इनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल हम लोग कहीं पे भी फर्टिलाइजर, वैसे बाय डिफॉल्ट उत्तराखंड में फर्टिलाइजर का यूज तो बहुत कम होता है, अर्बन क्लस्टर में मतलब होता है, जो शहर से नजदीक के गाँव हैं वहाँ पे होता है, क्योंकि अगेन लोगों के अंदर ये लालच आ जाता है कि हमको ज़्यादा ग्रो करेंगे तो फर्टिलाइजर डालने से ज़्यादा ग्रो होगा, उससे ज़्यादा इनकम मिलेगी और मीन्स उसको मार्केट प्राइस अच्छा मिलेगा। लेकिन पहाड़ में हकीकत बताएं तो अभी भी मीन्स फर्टिलाइजर बहुत कम यूज होता है, और कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे फर्टिलाइजर यूज नहीं होता। तो हमारा मेन पर्पज है कि फर्टिलाइजर का कम यूजेज हो, बिल्कुल यूज ना हो, और ऑर्गेनिक मैन्यूअर को करें। थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती हैं गाँव को समझाने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनके लिए जब हम बात करते हैं तो लोगों का विश्वास यही होता नहीं, जब तक दवाई नहीं डालेंगे, जब तक हम अपने ट्रेडिशनल तरीके लाइन सोइंग कर दिया, आपने बीज इतने इतने दूर बो दिए हैं, सोइंग कर दिया, ये होंगे नहीं तो हमारा नुकसान होगा। ये सब टेक्निक थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हम ये कर रहे हैं। और काफी अच्छा मात्रा में हम लोगों के पास मतलब स्टॉक होता है जब हम गांव से इकट्ठा करते हैं, चाहे वो हम अपने टिहरी से तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में जो हमारा नेटवर्क है और हमारे कुछ ग्रुप हैं, एसएचजीज हैं, जैसे चमोली में हैं, इधर उधर हैं, तो वहाँ से भी हम उनका हेल्प करते हैं कि वो लोग वहाँ से भी सपोर्ट करें, प्रमोट करें उनके,
और जैसे आप लोग आपके सामने बोली मैम बता ही रही थी कि हम लोग और भी जगह माल बेचते हैं, लेकिन अभी हम लोगों की बात मेन स्ट्रेटेजी ये है कि पहले हम ज़्यादा जब अपने पहाड़ में ग्रो कर रहे हैं, तो पहाड़ के आसपास जो कम्युनिटी है जो पहाड़ छोड़ के देहरादून में शिफ्ट हो गई है, जो देहरादून में है, उनके पास जाएं और प्राइस इतना हाई ना हो कि वो उसको अफोर्ड ना कर पाएं। पता चला वो बाहर से मंगा रहे हैं और वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा, तो अधिक क्योंकि होता क्या है कि जब मिलेट्स की हम बात करते हैं तो बहुत मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे मिलेट्स मिलते हैं, तो लोग उसको अवॉइड करना चाहते हैं कि इतना कॉस्टली है। तो हमारा कोशिश ये जरूर है कि हम पहले लोकल कम्युनिटी में भी दें साथ साथ में, और अगर वहाँ पे अगर हमको लोकल कम्युनिटी में ही हमको अच्छा प्राइस मिलता है और हम अच्छे प्राइस पे उनको दे पाएं जो वो अफोर्ड कर पाएं, तो शायद मुझे फिर गुजरात या मुंबई के मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से उनको भी शायद बहुत कॉस्टली महंगा पड़ेगा, और वही चीज़ फिर वापस हमारे देहरादून में वही चीज़ वहाँ से वापस आ रही है उनके थ्रू। तो ये है, आई थिंक सो अगर कुछ भी होगा तो मैं आई वुड बी हैप्पी टू शेयर। बहुत अच्छा नवप्रभात जी, मेरे को एक सवाल यहाँ पे करना था। रुचि मैम, इससे पहले आप इनसे कुछ पूछे, मेरे को एक सवाल इनसे करना है। क्या हुआ है कि जैसे कि आपका जो उसकी प्रोसेसिंग होती है, जब आप डीहस्किंग करते हैं, झंगोरों का जो छिलका निकालते हैं, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? क्योंकि मैंने कोदो मिलेट साबुत मंगवाया था छिलके के सहित, इसलिए मैंने सोचा वो ज्यादा देर तक टिक जाएगा। मैंने छत्तीसगढ़ से मंगाया था, एंड यू विल नॉट बिलीव कि मुझे कोई उसको कूटने वाला नहीं मिला, उसको छिलाई करने वाला मुझे नहीं मिला। फिर मैंने किसी एक बहुत बुजुर्ग गढ़वाली गांव से एक आदमी से वो कूटने वाला बनवाया, और मेरे आउट हाउस में एक बिहारी लेडी थी जिसको वो करना आता था, तो उसने हाथ से कूट के उसको छिला। तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा मसला है कि, और मैं जिन फार्मर से मैं प्रोक्योर कर रही थी वो खुद इतने परेशान हुए, कहते उन्होंने कहा कि मैंने मैडम जोश में उगा तो दिया है पर मैं प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको छिलवा नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने वो अपना स्टॉक जो है चक्राता भेजा, चक्राता में गवर्नमेंट ने शायद कुछ मशीन्स लगाई हैं जहाँ पे उनकी छिलाई हुई, हस्किंग हुई जहाँ पे। तो मेरा एक सवाल ये भी है, आप लोग वो कैसे करते हैं? क्योंकि हमको अनपॉलिश्ड मिलेट चाहिए, हमें पॉलिश्ड मिलेट्स नहीं चाहिए। नवप्रभात जी बताएंगे? हेलो। हाँ, मैं बीच में सुन नहीं पाया, स्टार्टिंग वाला सुन पाया हूँ कि आप कैसे मशीन का मतलब किस तरीके से वो हाँ, करते हैं, वो छिलका मैंने सुन कैसे पाया हूँ। निकालते बीच हैं? में हाँ क्या बोला आपने मैं बिल्कुल नहीं समझा। तो हम हाँ छिलका उसका जो झंगोरा है, मीन्स हमारे यहाँ पे जो मिलेट है उसमें झंगोरा ही मेन है जिसका हाँ छिलका हाँ, निकालना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्योंकि मंडुआ का तो कोई छिलका नहीं निकालना होता है, तो मंडुआ हम पाँव से ही, जो महिलाएं गाँव में करती हैं वो पाँव से निकालती है, तो उसके बाद वो, बट झंगोरा में क्या है कि वो सब करने के बाद मशीन। तो यहाँ पे जो चक्की होती है, हमारे पास भी एक छोटी सी चक्की है, लेकिन वो हम लोगों ने सोचा था कि उसमें हो जाएगा, लेकिन वो झंगोरा के लिए नहीं सक्सेस हो रही है, छोटी मशीन। लेकिन यहाँ पे जो चक्की है उस चक्की में हमने करवाया है, तो वो चक्की में मतलब अच्छा सा निकला है। और मैंने मेघना शुक्ला मैम को वो भेजा था सैंपल, तो उन्होंने बताया कि वो उनको फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मिला, जो झंगोरा हमने भेजा जो साफ था बिल्कुल, मतलब जिस ढंग से उसका छिलका निकला हो, तो वो है। तो वो ये चीज बिल्कुल अनपॉलिश्ड उन्होंने है, मेरे कहने का मतलब ये अनपॉलिश्ड है जो आप दे रहे हैं, है ना? अनपॉलिश्ड है, बिल्कुल अनपॉलिश्ड है, चक्की से होता है। ये चक्की है, ये इलेक्ट्रिकल चक्की है, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल चक्की है, गांव में लगी हुई है, तो उसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। रुचि मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? हाँ, मैं चाहूंगी नवप्रभात जी, बहुत अच्छा आप लोग ये काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो एक तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि हमारी टीम और दीपिका और हेमलता खास तौर पे वो आपसे टच में रहें, और उसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड के कुछ गंगा प्रहरी हैं, खास तौर पे उत्तरकाशी और चमोली डिस्ट्रिक्ट के, और इधर नीचे पौड़ी की तरफ के, तो वहां पर अगर आप थोड़ा लोगों को मोटिवेट कर पाए, उनको इस बारे में जानकारी दे पाए, तो हम ये इनपुट आपसे जरूर चाहें, लोगों को गाइड कर पाए कि किस तरह से वो मतलब अपना उगा सकते हैं, या मतलब ऑर्गेनिकली उगा सकते हैं। एक बार जब प्रोडक्ट आ जाएगा तो उसको किस तरह से हम लोग वैल्यू ऐड ना भी करें, जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग देहरादून में ही उसको सप्लाई कर सकते हैं ऑन अ बेटर प्राइस, वो भी करा जा सकता है, वैल्यू एडिशन भी करा जा सकता है, उनके अपने कंजम्पशन के लिए भी यूज करा जा सकता है। तो ये हम जरूर चाहेंगे कि हम आपसे इस चीज के लिए जुड़े। Deepika, you can take over now. Yes, ma'am. 1 second, Deepika. Another thing for
नवप्रभात, मैंने जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके पास होता है और आप देहरादून में सप्लाई करना चाहते हैं, तो जो हमारे देहरादून के सप्लायर्स हैं जिनसे हम लेते हैं, हम आपको उनके कांटेक्ट में भी डाल देंगे, सो दैट लाइक यू नो आप एटलीस्ट देहरादून में तो दे सकते हैं, तो हमें कम से कम अच्छी चीज मिलेगी, रेट्स भी रीजनेबल मिलेंगे, क्योंकि हम इस समय काफी कीमती खरीद रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं। ठीक है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपने रुचि मैम की बात सुन ली ना? आप उस समय जरा खामोश हो गए थे। हाँ, मैं खामोश नहीं, बीच में आवाज जा रही है, रुचि मैम की पूरी बात नहीं सुन पाया, मैं बस स्टार्टिंग अगेन लास्ट में सोच पाया कि आप मेरे से कनेक्ट करेंगे जो दूसरी मैम है, सो ठीक है, हम मैं मीन्स उनसे पक्का मतलब फोन के माध्यम से जुड़ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। हाँ, और ये आप बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सब सुनाई दे जाएगा। ओके ओके श्योर। और नवप्रभात जी, अगर आप बारिश हो रहा है यहाँ पे अगर आप अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें प्लीज, तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाद में भी, तो आप प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर हमको बता दें। या हेमलता, आई कैन डू दैट, आई कैन गिव यू। यहाँ पे कहीं मुझे दिख नहीं रहा कहाँ पे मैं टाइप करूँ, तो अब पता नहीं, मैं बोल सकता हूँ या आप शेयर कर देंगे कोई? मैं शेयर कर दूंगी नवप्रभा जी, मैं शेयर कर दूंगी। ओके मैम, आपसे ले लेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। लास्ट में क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा समय है 5 मिनट का, तो मैं चाहूंगी कि यदि अभी भी किसी के मन में कोई सवाल है या कोई अपनी तरफ से कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग या कुछ बताना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। और दूसरा ये है कि कल का सेशन जो है उसमें इतना मतलब कि कल हमारा बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं है, तो हमारे पास बहुत बात और चर्चा करने का टाइम होगा, तो मैं चाहती हूँ आप लोग तैयार रहें अपने सवालों के साथ, क्योंकि आप जितने सवाल करेंगे मुझे भी उतना सीखने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि कुछ बात जो मेरे दिमाग से निकल गई वो आपके दिमाग में आए, तो अपने को तैयार रखिए ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे सिखाने के लिए, मुझसे कुछ सीखने के लिए। तो कल तो हमारे पास बेशक जरूर टाइम होगा, पर एक चीज और मैं मतलब शेयर भी करना चाहती हूँ। जैसे हेस्को के लोग हमारे साथ हैं, तो हेस्को का एक बहुत मेजर काम वाटर मिल्स पे है, घराट्स पे है, जो ट्रेडिशनल घराट्स है। तो जो आप ग्राइंडिंग की बात कर रहे थे, तो मे बी वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो, कि वो लोग इसमें किस तरह से अपना मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, एक ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आज आपने हमारे दूसरे दिमाग के बारे में बहुत अच्छे से सीखा, तो कल भी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे और इसी समय पे हम लोग मिलेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज आप सभी बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे इस सेशन से। तो ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच रुचि मैम, हेमलता मैम, संध्या मैम, very nice session, we really learned a lot. Yes ma'am, and Hussain sir of course who's there always attending the sessions. Thank you so much, thank you everyone. Thank you ma'am. Thank you. See you all tomorrow. Thank you ma'am. Thank you so much. And one more request I have to make that कल हमारा एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा ऑनलाइन, तो आप सभी प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिएगा एटलीस्ट फॉर द लास्ट 5 मिनट्स। थैंक यू। ओके, थैंक्स। थैंक यू।